द पर्पस ऑफ मिक्सिंग कॉलम, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हमने यहाँ से किया था। आई विल एनलार्ज दिस ड्राइंग। हाँ जी बोलो बेटा, आपने स्लाइड की कॉपी ले ली है ना, उसमें आ गया ये देखिए, स्केच मेन इंजन ये लिखा हुआ ऊपर, स्केच मेन इंजन फ्यूल लाइन सिस्टम इज मिक्सिंग कॉलम एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग कॉलम। सो दिस इज योर डीबी टैंक। डीबी टैंक से वो जाएगा ट्रांसफर पंप से सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक से सेंट्रीफ्यूज में जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? हमने सेंट्रीफ्यूज तक बात करी थी। तो हीटर से पास होके सेंट्रीफ्यूज में जाएगा ना जो बेटा, ये जो हीटर है ये सेंट्रीफ्यूज का हीटर है, सेंट्रीफ्यूज के साथ लगा होता है, उसी के बाजू में होता है। ये अगर सेंट्रीफ्यूज है तो यहाँ पे लगे होंगे आपके हीटर्स, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज लगे होंगे, तो जो भी चीज़ को हीट करना है उसके थ्रू जाएगा। हीटर का क्या फंक्शन है? आई कैन एनहांस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। मिक्सचर है, आई कैन सेपरेट, दैट इज द पर्पस। सो ये हीटर उसके लिए, हम सेकंड टाइम में भी हीटर लगाया हुआ, स्टीम कॉइल थी। आइडिया यही है कि सेटलिंग हो, थोड़ा जो पानी पुनी है लेकिन सेटल हो, मैं ड्रेन कर इनिशियल वहाँ कर लिया, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूज के थ्रू कर लिया। सो सेंट्रीफ्यूज का आउटलेट जो है, दोनों सेंट्रीफ्यूज होते हैं, एक आपने नीचे बनाया ऊपर लिखा है कहाँ पे? ये तो साइड में सेंट्रीफ्यूज, ये हीटर है, नहीं उसके नीचे जो साइड में पंप ये पंप। अब ना भी लिखो पंप कोई बात नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज के अंदर पंप होता है। ओके, नॉट नेसेसरी टू राइट इट सेपरेटली। इस केस में पुराना जमाने का है, सेंट्रीफ्यूज का पंप अलग है और सेंट्रीफ्यूज इधर है, वरना इट इज इनबिल्ट आल्सो। प्यूरीफायर से होता है ना सर ये? प्यूरीफायर सेम चीज में चलती है, प्यूरीफायर या क्लैरिफायर, एनी वन। प्यूरीफायर और क्लैरिफायर में क्या फर्क है, ये भी टॉपिक है आपका, बाद में करवाऊंगा मैं। प्यूरीफायर इज फॉर वाटर एंड स्लज, प्राइमरीली वाटर। जो क्लैरिफायर है इट इज प्राइमरीली स्लज एंड सम वाटर, ये फर्क दो, उल्टा हो। प्यूरीफायर एंड क्लैरिफायर। तो जो सेंट्रीफ्यूज एक किस्म से प्यूरीफाई नहीं, सो सेंट्रीफ्यूज दोनों को बोलते हैं हम, ओके, या प्यूरीफायर है या क्लैरिफायर है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर दोनों को मिलाकर। सर डीबी टैंक से सेटलिंग टैंक में पंप के ट्रांसफर करने में कितने टेम्परेचर पे करेंगे? between 15 degrees to 10 degrees to 40 degrees it should work. तो उसी डीबी टैंक में से हीटर में जाएगा, हीटर से सेटलिंग में जाएगा। डीबी टैंक के अंदर ये डीबी टैंक है, इसके अंदर स्टीम की हीटिंग कॉइल लगी, ठीक है। हम स्टीम खोलेंगे, ये पूरा टैंक को गर्म कर देगा। तो टेम्परेचर कर लेंगे, जब वो डिजायर्ड टेम्परेचर आ गया देन विल ट्रांसफर। एनी टाइम बिटवीन 15 to 40 डिग्री। होता क्या है, जो डीबी टैंक हम यूज कर रहे हैं उसमें स्टीम खुली रखते हैं, अब देखते रहते हैं इसमें कितना ऑयल रह गया। जब देखा है कल चेंज ओवर करना है तो उससे एक दिन पहले आप दूसरे का कॉइल खोल देते हैं, कंटिन्यू रहता है ये टीम। किसी ना किसी एक पे तो खोल के रखेंगे। तो सेटलिंग टैंक में स्टीम कॉइल्स नहीं होती, उसमें हीटर होता है। उसमें भी सेम चीज़ है, स्टीम कॉइलिंग स्टीम कॉइल्स नहीं। स्टीम कॉइल क्या है, हीटर है। अब इलेक्ट्रिक हीटर तो मैं टैंक के फ्यूल टैंक के अंदर डालूंगा नहीं, स्टीम कॉइल डालूंगा। उसमें भी मैंने लिख दिया थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड। उसमें टेम्परेचर 80 नहीं रहता, 80 और 90 सेटलिंग टाइम का टेम्परेचर। सेटलिंग टाइम में अबाउट 80-85 तक रखते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज में कितना रखते हैं? बढ़ जाता है किसमें? सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूज में लिटिल मोर 90 के करीब, 90 तो के करीब। बेसिकली सर आइडिया कि सेटलिंग टैंक से सीधा प्यूरीफायर में जा रहा है। सेंट्रीफ्यूज सेटलिंग टैंक से प्योरीफायर में जा रहा है, बिल्कुल सही बोला। सो इसमें क्या है, जब प्योरीफायर में जा रहा है हमने पानी वगैरह निकाल देना है इसमें से, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, इसको प्योरीफाई करना है। अब इसके बाद हम डालेंगे सर्विस टैंक, जिसको हम डे टैंक बोलते हैं या डेली टैंक बोलते हैं, जहाँ से हम फ्यूल यूज करेंगे। सो ये गया थ्रू दिस वाल्व इनटू द सर्विस टैंक। अब ये टैंक के ऊपर से ही हम डालते हैं फ्यूल। इसके नीचे से एक ड्रेन दिखा दी, एक क्विक क्लोजिंग वाल्व के साथ हम दिखा देंगे गोइंग टू द 3-वे वाल्व। ये 3-वे वाल्व मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ। तो यहाँ पे है डीजल ऑयल टैंक, अलग से इन्होंने दिखाया हुआ है। ये डीजल ऑयल टैंक का आ गया एक कनेक्शन इन द 3-वे वाल्व। या मैं फ्यूल यहाँ से लूँगा या मैं फ्यूल यहाँ से लूँगा, दोनों से नहीं लूँगा। तो ये इधर चला गया फ्यूल, यहाँ पे आपका पहुँच गया। डीजल ऑयल को हम हीट नहीं करते हैं। एनी क्वेश्चन? डीजल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं,
डायरेक्ट ही करते, प्योरीफायर करके डायरेक्ट। प्योरीफायर में भी हीटर नहीं होगा। डीजल ऑयल को केवल प्यूरीफाई करना है आपको। डीजल ऑयल को भी बेटा आपका बार जिस बार से आ रहा है उसमें रस्ट हो सकता है, हमारे डीबी टैंक में रस्ट हो सकता है, तो प्योरीफाई तो करेंगे ही करेंगे, तो सिर्फ हीटर वगैरह नहीं जरूरी। तो प्यूरीफाई में जैसे सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में वैसा ही मतलब सिस्टम है, बाकी सारे सेम। लेकिन इसमें दिखाया नहीं है सर। इसमें दिखाया बताता हूँ, ये अगर डीबी टैंक डीजल ऑयल का था तो ये गैस डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक में जाएगा, डीजल ऑयल सेटलिंग टैंक से हीटर नहीं होगा, सीधा सेंट्रीफ्यूज में जाएगा, सेंट्रीफ्यूज से सीधा इस डे टैंक में आ जाएगा। सर एक डाउट था, जो जैसे जो हम लोग मतलब VLSF को यूज़ कर रहे हैं, जो हैवी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जो प्यूरीफायर आप यूज़ कर रहे हो वो DO के लिए तो यूज़ नहीं करोगे ना? इट कैन बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड, बट उसमें तो पहले से ही गंदा रहेगा वो, आप अगर हैवी फ्यूल ऑयल साफ करते हैं, पहले साफ करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। डीजल ऑयल के अलग है हमारे पास, अच्छा, अलग हो, वो- हेवी ऑयल के 2 हैं, डीजल ऑयल का 1 या 2 होते हैं, डिपेंड करता है इंजन पे। तो सर डीजल ऑयल के लिए सेंट्रीफ्यूज अलग से होगा? बिल्कुल। बिल्कुल अलग। लूब ऑयल के लिए 2 अलग होते हैं, और सबके लिए अलग अलग 2 लूब ऑयल के होते हैं, 1 यूजुअली डीजल ऑयल का होता है और 2 हेवी ऑयल के होते हैं। क्लियर? सो आप इधर 3 वे वाल्व तक पहुंच गए। अब यहाँ पे इसका फ्लो मीटर दिखाना है, कितना फ्यूल यूज कर रहे हैं, कौन सा नहीं बात, कितना टोटल फ्यूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लो मीटर होता है, घर में भी जो फ्लो मीटर होता है पानी का, उस फ्लो मीटर से पहले एक फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर चोक हो जाता है। घर के पानी में भी होता है, इसके अंदर भी वो चोक हो जाता है। वो फिल्टर साफ करना पड़ता है हमको वंस इन अ वाइल, नॉर्मली वंस इन 2 वीक्स और सो वी क्लीन दैट फिल्टर। अगर वो चोक हो गया क्योंकि फ्यूल गंदा आ रहा था, हेवी रोलिंग थी, तो जो सर्विस टैंक के अंदर जो कचरा होता है वो लूज हो जाता है, वो आना शुरू हो जाएगा, तो ये फिल्टर चोक हो जाएगा, तो फ्यूल आगे नहीं जाएगा। इसलिए बाईपास दे रखा है कि कोई बात नहीं, आपकी फ्यूल की कैलकुलेशन में थोड़ी गलती होगी बट इंजन नहीं रुकेगा, ये बाईपास लाइन दे दी। ये क्लियर हो गया? सर रिपीट करें क्या क्यों बाईपास में दिए? आप बताइए क्यों होना चाहिए? फिल्टर चोक हो, फिल्टर तो फिल्टर क्लीन करेंगे तो फ्यूल रोकना पड़ेगा। फिल्टर चोक हो गया, क्या करो, फ्यूल तो जा नहीं रहा, इंजन बंद हो गया, तो बाईपास लाइन खोल के चला सकते हो। सर ये तो इम्प्योरिटी हो जाएगी, कौन सी? क्योंकि फिल्टर तो साफ करना था ना वहाँ पे। बेटा ये फ्लो मीटर का फिल्टर है, ये वाल्व है, यहाँ पे इसका फिल्टर लगा होता है। मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ को खोल दिया, ये बाईपास वाल्व था, यहाँ से मैंने फ्यूल ले लिया, मैंने इस लाइन से फ्यूल ले लिया। नॉर्मली मैं इसके थ्रू लूँगा, बट ये जो फिल्टर चोक हो जाता है इसके लिए मैंने बाईपास ले लिया। तो वापस वो फिल्टर साफ करके तो वापस बैक कर फिर वापस And sir, 15 मिनट का काम, this is manual work or मैनुअल वाल्व्स। all manual? उसका फिल्टर चोक होता होगा तो अलार्म कुछ होगा। जस्ट इंजन आरपीएम गिर जाता है। तो ये डेली साफ करना होता है? नॉर्मली अगर फ्यूल रफ वेदर में ये चोक होता है, एंड रफ वेदर में आई कैन नॉट अफोर्ड द इंजन टू स्टॉप, तो उस टाइम हम इसको बाईपास करके साफ कर, या मेरे को अगर शक पड़ रहा है कि ड्रेन में इतना आ रहा है सर्विस टैंक की ड्रेन में, तो मैं कहूँगा यार चेंज ओवर करके इसको भी साफ करके साफ रफ वेदर आई डोंट वांट टू हैव अ स्टॉपेज इन द इंजन। सर इंजीनियर से फिल्टर क्लीन करते हो, यही फिल्टर होता है? फिल्टर क्लीन करते हैं ना, ड्यूरिंग वर्क 3-4 दिन हम फिल्टर क्लीन करते हैं। कई फिल्टर, यहाँ पे भी ट्रांसफर पंप से पहले भी फिल्टर थे, यहाँ भी मैंने बताया था आपको कल, इधर भी फिल्टर होते हैं। उसके बाद फिर प्योरीफायर से पहले भी फिल्टर होता है,
उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे फिल्टर आ गया, फ्लोमीटर का फिल्टर आ गया। आप और भी आगे कई फिल्टर हैं, ये हॉट फिल्टर आएंगे यहाँ पे, हीटेड फिल्टर है, लॉट ऑफ फिल्टर्स होते हैं। सो ये जो फ्यूल है यहाँ पे आ गया क्योंकि फ्लोमीटर के थ्रू आ रहा है या फ्लोमीटर को बाईपास करके आ रहा है। I don't want the fuel which has gone past this point to come back. ये हमने अकाउंट फॉर कर लिया है। इसके बाद जो है इंजन में जा रहा है। सो जो इंजन का रिटर्न आ रहा था वो इधर ही आएगा, इसके इस साइड नहीं आ सकता, वरना मेरी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। Whatever is the consumption is also from this, whatever is the return is going back here, not before this flowmeter. वरना फ्लोमीटर दो बार ही उसको पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? एक बार फ्लोमीटर से निकल गया, पास हो गया तो वह फ्यूल उसके आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आ सकता। एनआरवी फ्लोमीटर से पीछे नहीं जा सकता। इधर एनआरवी लगाया हुआ होगा और नॉन रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आ गया, यहाँ से किया है ये मिक्सिंग कॉलम के अंदर। ये इस साइज का एक टैंक होता है, वर्टिकल राउंड इन डायमीटर, उसको मिक्सिंग कॉलम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है मिक्सिंग कॉलम क्यों दिया? इस मिक्सिंग कॉलम के ऊपर में वेपर ट्रैप होता है, इसके आगे इसमें फ्लोट अलार्म भी होता है। आइडिया है कि जो वेपर बने वो एस्केप कर जाए। अगर किसी वजह से लिक्विड जा रही है तो एक रिलीफ वाल्व लगा होता है, रिलीफ वाल्व से आपके किसी भी ओवरफ्लो टैंक में जा सकता है। दैट इज द प्रोसेस। अब देखो ये फ्यूल जा रहा है इधर, इसके अंदर भी हीटिंग कॉइल लगा रखी है हमने, स्टीम हीटिंग कॉइल, वो ही ड्रेन दे रखी है। ये इसका आउटलेट है। जो एक्सेस फ्यूल था वो इसमें जा रहा है, इधर से भी नया ऑयल जा रहा है, एक्सेस फ्यूल इधर से जा रहा है वापस। आपका हेवी ऑयल था एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका डीजल आया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर मैं 110 डिग्री में यहाँ पे डायरेक्टली 40 डिग्री वाला डालूंगा तो वो एकदम फ्लैश अप हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, इसमें भी इस हद तक समवेयर टिल हियर इस लेवल तक होगा ऑयल। वो ऑयल 110 के करीब होगा या 120 के करीब होगा या 130 के करीब होगा। ये जो ऑयल है इसमें धीरे धीरे, अब मैंने जब चेंज ओवर किया तो इस वायल को चेंज ओवर किया तो डीजल ऑयल आना शुरू हो गया, इसमें जा रहा है टैंक में। अगर फ्यूल पंप में मैं डायरेक्टली डाल देता फ्यूल पंप क्रैक कर जाता, क्योंकि एक शॉट में हेवी ऑयल खत्म हो गया, डीजल ऑयल आ गया। इसमें क्या है, वो धीरे धीरे उस फ्यूल ऑयल को डाइल्यूट करता जा रहा है और टेम्परेचर भी कम करता जाएगा। बात समझ आई? हेवी ऑयल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो मिक्सिंग कॉलम है इसमें टेम्परेचर में भी अबाउट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? मेन इंजन में टेम्परेचर थी बिफोर इट एंटर्स द मेन इंजन इट इज अबाउट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से जो आ रहा है दैट इज एट अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो फ्यूल है जो एक्स्ट्रा था वो वापस जा रहा है 140, तो मिक्सचर आ गया रफली आपका 110 110। अब इसमें मैं 40 डिग्री वाला जो ऑयल डालूंगा वो टेम्परेचर कम भी आता है, समझ आइए? क्योंकि ये 85 की जगह में अब 40-45 वाला ऑयल डालूंगा, तो लेस वेपराइजेशन विल टेक प्लेस एंड इफ एनी वेपराइजेशन इज टेकिंग प्लेस हियर। अगर यहाँ पे इसका जो आउटलेट था यहाँ पे अगर वेपराइज हो जाता है तो मेरा फ्यूल जाएगा ही नहीं मेरे इंजन, जा ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गई? सर जो मिक्सिंग टाइम है ये सिर्फ चेंज ओवर के टाइम पे यूज होता है, सारा टाइम इसी के थ्रू जा रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसके थ्रू जा रहा है ऑल द टाइम। चेंज ओवर के टाइम पे इसका फंक्शन आपको मिल गया। बाकी के केस में जो हीटिंग आफ्टर इसमें भी हीटिंग कॉइल है, जो वेपर करता है वो एस्केप करता है, क्योंकि इसके अंदर अगर वेपर आ गया तो मेरा फ्यूल ही नहीं जाएगा, वेपर लॉक हो जाएगा। क्योंकि सर मेन इंजन में जो टेम्परेचर है वो 140 आ रहा है 85 का आता है, तो मिक्सिंग में आगे थोड़ा टेम्परेचर भी रेज हो जाएगा इसका। तभी मैंने बोला ना इधर अबाउट 100 आया है। सर मिक्सिंग टैंक में जो पीछे से फ्यूल आ रहा है उसका टेम्परेचर 85 डिग्रीज है, राइट? जो सेटलिंग टैंक से आ रहा था, सेट टैंक सर्विस टैंक 85 डिग्रीज पे आ रहा है। सो नाउ इट इज गोइंग टू द मेन इंजन, टेम्परेचर उसका 140 डिग्री है।
तो बैक फ्लो होगा तो दोनों का मतलब मिक्सिंग टाइम में 110 के करीब रह जाता है, 100 to 110। सर जो फ्यूल रिटर्न आ रहा है, जो आपने बोला फ्यूल वापस आएगा, कौन सा मतलब आपको जब फ्यूल इंजेक्टर खुलेगा उसने फ्यूल डाला बर्न होगा तो ये जितना मैंने बोला उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर ये 3-वे वैल्व से यूज करते हैं हम डाल रहे हैं फ्यूल। क्या बेटा? जो 3-वे वैल्व से यूज करते हैं हम फ्यूल डाल रहे हैं जो 3-वे वैल्व के थ्रू ना, हाँ जी। कभी डीजल ऑयल से जो मिक्सिंग के टाइम कभी डीजल ऑयल डाल रहे हैं, कभी हेवी फ्यूल डाल जी रहे हैं। नहीं, या हेवी ऑयल डाल रहे हैं या डीजल ऑयल डाल रहे हैं। इसका भी शिफ्ट चलेगा। 3-वे वाल्व सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेगा, हाँ ओके। या यू या यूं। तो चेंज ओवर के टाइम उसको चेंज ओवर कर दिया हमने, वाल्व चेंज ओवर कर दिया। तो डीजल ऑयल डालना शुरू अब मेरी तरफ से तो डीजल ऑयल आना शुरू हो गया, पर डीजल ऑयल जाएगा इतने बड़े वॉल्यूम में और हेवी ऑयल उसमें धीरे धीरे जाएगा। तभी तो हम आपसे 2 घंटा कहते हैं कंज्यूम हो ये ऑयल, चेंज ओवर जो धीरे mixing धीरे time में- धीरे धीरे कंज्यूम होए। जो मिक्सिंग खत्म टाइम करने में में। हाँ जी, मिक्सिंग वालों का फाइनली क्या रह जाएगा, ऑलमोस्ट प्योर डीजल ऑयल रह जाएगा। तो इसलिए हायर आरपीएम पे टेक्स लेस टाइम। तभी अगर बिल्कुल डेड स्लो पे करोगे तो मेरा चेंज ओवर ही नहीं होगा पूरा। मरिया आपको एक बार slow down करके then they start increasing. Mixing time खाली एक बार slow down करवाते हैं then they start increasing the RPM. दैट इज द होल पर्पस। स्लो डाउन क्यों कराते हैं हम लोग? नहीं स्लो डाउन कराते हैं, हम तो कहते हैं हम तो आपने जब मेरे को तो होगा एंड ऑफ सी पैसेज दिया, मैं तो उसी टाइम चेंज ओवर कर देता हूँ मैं, सो दैट बाय द टाइम यू कम ऑन फुल हेड आई एम ऑलरेडी ऑन डीजल ऑयल। मैंने आपसे 45 मिनट्स 1 आवर क्यों लिया था? मिक्सिंग टाइम आपके एंड ऑफ सी पैसेज के बाद बिफोर यू गिव मी स्टैंड बाय या बिफोर यू कैन मैनोवर हाउ मच टाइम यू आर गिविंग? हाँ वो ऊपर तो वाले usually नहीं कॉल करके ही बोल देते हैं, maybe half an hour before or something like that. नहीं हो हाँ, सकता। अगर ऊपर आपको अराइवल नोटिस देना होता है इंजीनियर्स को या हाँ, नहीं? arrival कितना कितना देते नहीं, हम हैं? डिपार्चर की बात करें मैं अराइवल की बात कर रहा हूँ। हाँ, डिपार्चर अराइवल पे यूजुअली 2 hours लगेगी। क्यों 2 घंटे दिए? ऊपर से निकल जाए। ये ताकि ये फ्यूल यूज होए। उससे पहले पूरा आपका आप लेट्स से आप एंड ऑफ सी पैसेज पे यू वर एट एन आरपीएम ऑफ अबाउट 110 या 120 ले लो, मैनोवरिंग आरपीएम वाज 80। आपको ये आरपीएम आने के बाद ही आप मैनोवरिंग कर सकते हो। ये टाइम मैंने आपसे लिया 1 घंटा या 2 घंटे, क्यों लिए? चेंज ओवर के लिए ये मिक्सिंग टाइम ये सारा ऑयल खाली हो ताकि आपके पास डीजल ऑयल आए, डीजल ऑयल से मैनोवरिंग आप करेंगे। ये ऑक्सिलरी में ज़्यादा क्यों होता है सर टाइम? ऑक्सिलरी में जो चेंज ओवर टाइम होता है आई थिंक ट्वाइस 3 टाइम्स। ऐसा कुछ है नहीं रूल, डिपेंड करता है। मेनी शिफ्ट इंजन डीजल इंजन आर रनिंग ऑन डीजल ऑयल ओनली, तो देयर इज नो चेंज ओवर टू बी डन। इन सम शिफ्ट्स वी आर रनिंग इट ऑन हेवी ऑयल, उनको भी चेंज ओवर करना है डीजल ऑयल का, प्रोसीजर सेम है। सर ये जो उनको बहुत टाइम लगता है मेन इंजन वो लोग चेंज नहीं ऐसा नहीं, अभी तो सर बायो बहुत कुछ आ रहा है। सर ये जब चेंज ओवर टाइम देते हैं तो इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं मिक्सिंग टाइम खाली होगा पूरा डीजल मैंने आपको भर गया। कल भी बताया था, ये कल भी उस दिन बताया था आपको। आपने 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आना है टू let's say 80 degrees centigrade. That is the time I will actually change over the fuel, diesel oil. ये हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 degrees centigrade, not greater than 2 degrees centigrade per minute. That is the thumb rule. मैंने 1 मिनट में 2 डिग्री से ज्यादा नहीं ठंडा करना। अब आपका फ्यूल 140 वाला था तो 60 डिग्री करना है तो आपको 30 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए। डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है क्या फ्यूल है क्या है। बस थंब रूल सर वो याद रखना है हमको 2 डिग्री सेल्सियस नॉट ग्रेटर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। तो वो वेपराइजेशन वाला अगर जो मेरा सर्विस टैंक है जिसमें से डीजल ऑयल आ रहा है तो वेपराइजेशन वाला बता दीजिए जैसे उस मिक्सिंग टैंक में जाएगा। बेटा आप ये देखिए, ये आपका फ्यूल पंप है, इसके अंदर प्लंजर है, ऊपर नीचे जा रहा है, बड़ी फाइन क्लियरेंस है, इट इज रनिंग एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसमें 40 डिग्री वाला डीजल डालूंगा तो क्या होगा? थर्मल शॉक होएगा और क्रैक कर जाएगा।
अब इसकी वजह से मैंने बड़े से टैंक में डाला, इस टैंक में लेट्स से 110 या 80 डिग्री या 90 डिग्री जो भी मेरा फ्यूल था, इधर फ्यूल था, यहाँ तक फ्यूल। बट जैसे ही मैं डीजल ऑयल डालूंगा इट विल स्टार्ट टू फ्लैश अप। इसको ठंडा भी करेगा क्योंकि नीचे से जा रहा है, कुछ हद तक ठंडा करेगा, कुछ पार्ट फ्लैश अप करेगा। जो पार्ट फ्लैश अप कर रहा है वो यहाँ से एस्केप कर रहा है। सो आइडिया इज अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ, फ्यूल पंप के अंदर डालता हूँ और ये फ्लैश अप कर गया एकदम, वेपर लॉक हो जाएगा, लिक्विड आगे नहीं जाएगी, वेपर लॉक हो जाएगा। इसमें वेपर लॉक नहीं हो रहा ना, लिक्विड जा रही है, यहाँ से तो लिक्विड ही जा रही है ना टू द इंजन। ये देखिए यहाँ से तो लिक्विड जाएगी टू द इंजन, वरना वेपर लॉक हो जाएगा। वेपर रिलीज के लिए ऊपर नेचुरल लगा था कि क्या है बेटा? ऊपर वेपर रिलीज करने के लिए वेपर रिलीज करने के लिए एक तो लिख देता अलार्म, उसके अलावा वेपर लॉक का अलग से एक कंटिन्यूस और रिलीज वाल्व भी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें सर्विस टैंक है डीजल और हेवी फ्यूल ऑयल का, और डीजल ऑयल के जो सर्विस टैंक है वहाँ से कोई पंप शो नहीं कर रहा है, वहाँ से जाता नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं दिखाया अभी तक, कुछ नहीं दिखाया। ये ग्रेविटी है, अभी तक आप ग्रेविटी समझिए। बट एक्चुअल में पंप होता है, डिपेंड करता है डिजाइन पे। यहाँ से ये यहाँ से फ्यूल गया, यहाँ पंप दे रखे हैं, दीज आर द पंप्स, ये बूस्टर पंप्स हैं आपके। सो पंप सक्शन कहाँ से ले रहा है? मिक्सिंग कॉलम से ले रहा है। अब जैसे पंप चल रहा है वो यहाँ से सक कर रहा है, ये उसके आगे हीटर दे रखे हैं, यहाँ पे विस्कोथर्म दे रखा है और विस्कोथर्म का बाईपास दे रखा है। ये जो है विस्कोसिटी वाली कहानी, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? Density, flow, ability of the liquid to flow. Ability of the liquid to flow or ability of the liquid to shear. Shear, that is what we are talking about. अब engine maker ने engine दिया आपको. There are more than 100 grades of fuel oil available in the market. Can you burn any grade? आफ्टर ऑल आप हेवी ऑयल पे चला रहे हो, उसके बाद डीजल ऑयल पे चला रहे हो उसी इंजन को विदाउट डूइंग एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर, कैसे हो सकता है? सो व्हाट इज द इंजन मैन्युफैक्चरर टेलिंग यू कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हैं? वो कहता है तुमने जो यूज करना है यूज करो। आई वॉन्ट यू टू मेंटेन फॉर एग्जाम्पल 12 डिग्री CST, ये आपकी उसने बता दिया कितनी विस्कोसिटी मेंटेन करना है। आप हेवी ऑयल करना है, अगर विस्कोसिटी मेंटेन कर सकते हो तो चला लो। डीजल ऑयल है, डीजल ऑयल चला लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, हमको विस्कोसिटी से मतलब है। ये जो विस्कोसिटी है ये डीजल ऑयल की विस्कोसिटी है। सो डीजल ऑयल तो चल ही सकता है। मैं अब हेवी ऑयल को कैसे चलाऊं? डीजल ऑयल वाला इंजन में उसको इतना पतला किया जाता है कि उसकी विस्कोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डीजल ऑयल। उसके लिए वो विस्कोथर्म लगा रखा है। विस्कोथर्म में हम विस्कोसिटी सेट कर देते हैं तो स्टीम वायल अकॉर्डिंगली उतना खुलेगा ताकि वो ऑयल उतना पतला हो जाए गर्म होके, ताकि मेरे इंजन में वो 140 डिग्री के करीब जाएगा। बट 140 इज नॉट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वाज द CST टू बी मेंटेन। मोटरमैन को हम बोलते हैं मेंटेन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इंजीनियर्स को हम बोलते हैं मेंटेन CST सो एंड सो। उस पर्टिकुलर ऑयल पे CST इतना अगर मेंटेन करना है तो वो डिसाइड करता है कितना करना है। विस्कोथर्म का काम है। मैंने विस्कोथर्म पे सेट कर दिया, मेरे को इतनी विस्कोसिटी चाहिए। अब क्या है, विस्कोथर्म क्या करेगा? स्टीम का वाल्व है, वो सिग्नल भेजता है, वाल्व खोलते ज़्यादा स्टीम जाएगी, वाल्व बंद करते कम स्टीम जाएगी हीटर के अंदर। तो हम क्या करें? आपने वो ऑब्जर्व करना है कि वो विस्कोथर्म ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ऑटो पायलट पे चलाते हो शिप को तो आप क्या रूम में बैठते हो? हैं? आप भी ऑब्जर्वर हो ना। मॉनिटर कर। जब डीजल जाता हुआ तो डीजल की विस्कोसिटी तो बहुत कम रहती है। मैंने क्या बोला? मैंने हेवी ऑयल को इतना पतला कर दिया है कि वो डीजल ऑयल जैसी विस्कोसिटी होगी उसकी। अच्छा, यही तो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। तो मतलब मेन इंजन जो है डीजल ऑयल के लिए बना है बेसिकली, उस विस्कोसिटी के लिए बना है। वो विस्कोसिटी रेंज होती है उसकी, विस्कोसिटी रेंज में चल सकता है। जो मैन्युफैक्चर तो है डीजल की विस्कोसिटी के आसपास है वो। बिल्कुल ठीक है। अगर हेवी ऑयल यूज करना है तो मेरे को उसको उतना पतला करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? और ये विस्कोथर्म कहाँ पे फिट रहता है? इसके बाद ये विस्कोथर्म क्या है?
इतना सा यूनिट है, उसमें हम सेटिंग कर देते हैं, डायल है, वो अपना सिग्नल यहाँ पे वैल्व दे रखा है, स्टीम का वैल्व, उसमें कितना ये वैल्व को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, और वो स्टीम जा रही है इस हीटर के अंदर, ये हीटर जो लिखा हुआ है इसके अंदर। एक हीटर एट ए टाइम यूज करते हैं, दूसरा हीटर स्टैंड बाय होता है। जितनी स्टीम डालोगे उतना ज़्यादा गर्म होएगा, उतना ज़्यादा पतला होएगा। और उसका एक काम भी होगा कि विस्कोसिटी चेक करना, मेजर करना कितनी है। वो विस्कोसिटी चेक कर रहा है कंटिन्यूसली, हाँ, और उसके बेस पे ये सिग्नल दे रहा उसके है। बेस पे वो वैल्व खोल रहा है स्टीम का। हाँ, उसके बेस पे वो भी। कहने का मतलब जो हीटर जो लगे हुए हैं ये विस्को जो है उसके उस पे काम कर रहे हैं, कितना सेट कर मतलब उसको जो सिग्नल भेज रहे हैं। स्पीड उसको वहीं से मिल रहा है। वहीं से मिल रहा है। कितना बड़ा ये है इसका सर्किट जो आप पूछ रहे हो। ये विस्कोथर्म है। मेरे को विस्कोथर्म की क्या सेटिंग रखनी है, मैंने सेट कर दिया उसको। अब उसके आगे क्या काम कर रहा है, ये स्टीम वाल्व है। मैंने स्टीम वाल्व के बाद सेंसर लगाया है यहाँ पे, प्रोसेस विस्कोथर्म के बाद। ये विस्कोथर्म है, ये लाइन जा रही है, उसके थ्रू जा रही है। यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है वो टेम्परेचर क्या है, विस्कोसिटी क्या है। जब उसने विस्कोसिटी यहाँ मेजर करी, उसने फीडबैक दिया। यहाँ पे एक कंपैरेटर कंप्यूटर है, उसके अंदर वैल्यू दी, इस टाइम ये वैल्यू आ रही है विस्कोसिटी। हमने फिट कर रखा है डिजायर्ड वैल्यू जो मैंने बटन से फिट कर रखी है। वो दोनों का डिफरेंस देख के डिसाइड करेगा ये प्लस में है या माइनस में है। अकॉर्डिंगली ये वैल्व को खोलेगा या बंद करेगा। और स्टीम आपने जो स्टीम के ऊपर स्टीम जा रही है, नीचे फ्यूल जा रहा है, वो अकॉर्डिंगली उसको स्टीम वैल्व को खोलेगा या बंद करेगा। स्टीम वैल्व मीन्स द अमाउंट ऑफ फ्यूल विच हैज गोइंग टू फ्यूल को हीट करने। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। So fuel गया विस्कोथर्म में। So viscotherm is the one which is controlling these two heaters. ये गया फ्यूल। अब यहाँ पे फ्यूल गया फ्यूल पंप्स को। ये फ्यूल पंप्स है, ये फ्यूल इंजेक्टर्स है। फ्यूल पंप से पहले देयर इज अनदर फिल्टर, उसको हॉट फिल्टर बोलते हैं। है फिल्टर एलिमेंट इनसाइड, बट उसके इर्द गिर्द हीटिंग कॉइल है। क्योंकि यहाँ से ऑयल जब यहाँ तक आया वो फिर ठंडा हो जाएगा, पाइपलाइन है, तो यहाँ पे हॉट फिल्टर होता है। दूसरी बात, इंजन बंद है, किसी वजह से इंजन बंद हो गया, आपका ब्लैकआउट हो गया या कुछ हो गया, तो ये ऑयल तो ठंडा हो जाएगा। ये इतना फाइन फिल्टर होता है कि उसके अंदर फ्यूल सॉलिड हो गया, हेवी ऑयल, आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो हीटिंग एलिमेंट से वो उसको आप ऑन रखोगे, उससे वो पतला रहेगा। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो हॉट फिल्टर होगा उसको। कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे? 85। नहीं बेटा, यहाँ पे तो 140 के करीब। ऑलरेडी यहाँ इस पॉइंट ऑनवर्ड्स इज 140। Rather I can say from this point onwards it's 140. हाँ, हीटर के बाद में ये गया टू द फ्यूल पंप्स। फ्यूल पंप से जाएगा ये टू द फ्यूल इंजेक्टर। अब हम फ्यूल एक्स्ट्रा भेजते हैं, डिपेंडिंग कितना मेरे को फ्यूल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली कंजम्पशन होगी। जो एक्सेस फ्यूल है वो यहाँ से ये वापस आ गया, ये वापस चला गया। और एक होती है जब इंजन बंद हो गया तो इसको गर्म करने के लिए ये प्री वार्मिंग बाईपास लाइन होती है।
इसमें ये रिलीफ वगैरह सारा बाईपास हो गया। अब मैं पोर्ट में हूँ, मैंने हैवी ऑयल पे ही रखा है इंजन को, या मैं एट सी हूँ, मैंने हैवी ऑयल पे इंजन रखा हुआ है और इंजन बंद है, या आप कहते हो मैं थोड़ी देर ड्रिफ्ट करूँगा, उसके बाद फिर इंजन मांगूंगा, फिर ड्रिफ्ट करूँगा, तो हम जब ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो इस लाइन को खोल देते हैं ताकि ये पूरा गर्म रहे, एंड एट एनी मोमेंट आई कैन गिव यू दी इंजन अगेन। अच्छा, वो ऑयल जो है यहाँ से वापस मिक्सिंग टैंक में भेजते हो? हाँ, ये आइदर केस इट इज गोइंग बैक टू द मिक्सिंग टैंक। ये एक्सेस ऑयल ये ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है इस फ्लो मीटर में। सर्कुलेट करते हैं। है जी, सर्कुलेट ये सर्कुलेट ठंडा हो जाएगा, नहीं तो ऑयल ठंडा हो जाएगा ना। फिर इसके साथ साथ जितनी भी ये लाइन है, ये देखो डबल लाइन दिख रही है ये सारी, इसके साथ एक पतली सी इस साइज की एक पाइप जा रही होती है जिसके थ्रू स्टीम जा रही होती है और इसके साथ चिपकी होती है ताकि इसको और गर्म रखे, क्योंकि वरना ब्लोअर्स वगैरह चल रहे हैं वो ठंडी होती जाएगी। उसके बाद इस पर लैगिंग होती है। दो पाइप लैगिंग भी जो होती है दैट इज नॉन एब्जॉर्बेंट। अगर फ्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगी तो आग लग जाएगी। नॉन एब्जॉर्बेंट इंसुलेशन। क्लियर हो गया सर? जो पाइपलाइन बोलो ऊपर से लेके सब पाइपलाइंस के साथ ये सारे जहाँ जहाँ हीटिंग चाहिए मेरे को, ये देखिए हैवी ऑयल वाले में सारे, जिसमें आपने डबल डबल बनवाया है। इसमें भी ये डीजल ऑयल में भी लगी हुई है, इसमें नहीं होती मेन लाइन। और सर एक चीज और पूछनी, तो जो विस्कस में आपने बताया बाईपास होते हैं, उसमें भी मेजर करते हैं सेम जो आपने प्रोसेस बताया? नहीं, ये बाईपास है, इसको दम खराब हो गया, आप क्या करोगे? तो फिर सर इसको तो इसको हमने बाईपास कर दिया, इसको रिपेयर कर रहे हैं, इसका वाल्व बंद कर देंगे, इसका वाल्व बंद कर देंगे, इसके साथ चलाएंगे, इसको रिपेयर करेंगे हम, फिर इसको फिट कर देंगे। तो सर इतने अब इसको मैनुअली हम इसको रेगुलेट करेंगे टेम्परेचर को। डीजल ऑयल के केस में हीटर जब बंद कर देते हैं उसके जीरो सिर्फ विस्कोसिटी जो विस्कोमीटर है वो ऑटोमेटिकली उसको जीरो कर देगा, क्योंकि आपके चाहिए ही नहीं तो वो सेंस कर रहा है। आपके लिए तो विस्कोसिटी सेटिंग करी थी ना इधर, ये किस चीज़ की सेटिंग थी? विस्कोसिटी की सेटिंग थी। एक्चुअल वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू आपकी सीएसटी में जो मिक्सिंग टैंक भी जहाँ पे जो चेंज होता है जी, जो मिक्सिंग टैंक है उसमें जो हीटर है वो बंद कर देंगे, वो भी बंद होता है। सब बंद कर देते हैं मैनुअली। चेंज ओवर के बाद जैसे डीजल ऑयल कहते हैं, डीजल ऑयल को ऑल दीस हीटर्स आर शट, अच्छे जो तुरंत बंद कर देते हम उसी टाइम बंद करते हैं जैसे ही डीजल ऑयल करना है। आपका जैसे एंड ऑफ सी पैसेज आया शट ऑफ होता है, जब बिगिनिंग ऑफ सी पैसेज आप दे रहे हो उस टाइम हम खोल रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछनी थी, जब नीचे से इंजन से टाइम लेते हैं कि ओके लाइक सपोज 230 चेंज ओवर कंप्लीटेड, तो मिक्सिंग टैंक में वो पूरा डीजल भर गया, एचएफ को कंज्यूम हो गया, तो दैट टाइम विल टेक, इसलिए हम 2 घंटे 3 घंटे में आगे आ रहे हैं, वो भी डेड स्लो पे नहीं, एट अ सर्टेन स्पीड। सो कांस्टेंट आपने रखने के लिए बोल सकते हैं टाइम ज़्यादा लगेगा अगर कम कर देंगे, नेचुरल बात है, टाइम वही रीजन, टेक्निकल रीजन। अगर टाइम है हमारे पास तो वी कैन डू द मैन्यूवरिंग आर्पिंग आल्सो। यस वेलकम। ये देखिए आप, मिक्सिंग टैंक में कैसे पता चलता है कि पूरा मतलब डीजल आ गया? गेज में तो होता है, गेज नहीं होता, यू कैन ऑलवेज ड्रेन से चेक कर सकते हो, अच्छा ड्रेन से एस्टिमेट पर वैसे ही हो जाता है। एस्टिमेट ये है इसका आंसर, मिक्सिंग कॉलम का आंसर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग कॉलम? अब ये इसका आंसर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बफर टैंक। सर्विस टैंक इज एम्प्टी, ये सर्विस टैंक एम्प्टी हो गया, मेरे पास अभी भी इसमें फ्यूल है, मेरा इंजन रुकेगा नहीं, मैं चलाता रह सकता हूँ, बफर टैंक हो गया। सर कितने बड़े साइज का होता है मिक्सिंग टैंक का? तो मैंने देखो बताया इस डायमीटर का होता है, इट इज अबाउट रफली 30 फीट इन हाइट और 25 फीट। ये 10 फीट है, इससे डबल 20 फीट कह लो, डिपेंड इंजन के साइज पे डिपेंड करता है, बट 15 फुट का भी देखा है मैंने, 30 फुट का भी देखा हुआ है, डिपेंड करता है कौन सा इंजन है। सो सर्विस टैंक इज एम्प्टी, फ्यूल इज स्टिल अवेलेबल। दूसरा, मिक्सिंग हैवी ऑयल डीजल ऑयल और डीजल ऑयल टू हैवी ऑयल, थर्मल शॉक्स अवॉइड करने के लिए। तीसरा, रिलीफ वाल्व इज फिटेड हियर एट 6 बार। चौथा, आउटलेट थ्रू साइड ग्लास टू फ्यूल ऑयल ड्रेन टैंक, यहाँ से अगर फ्यूल जा रहा है तो साइड ग्लास होता है, अलार्म भी होता है, साइड ग्लास भी होता है कि भाई फ्यूल जाना शुरू हो गया उसमें आपके ड्रेन टैंक। टू विस्कोथर्म से 16 CST, and lastly circulating pump suction from mixing tank
दैट इज डिलीवरी प्रेशर कुड बी अबाउट 8 bars. ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कैसे Yes, sir. हम बात कर रहे हैं। वेपर ट्रैप का यूज करते हैं मिक्सिंग टाइम के ऊपर। वेपर मेरा कहीं भी जा रही है, कुछ तो लिक्विड पार्टिकल्स भी जाएंगे ना, कुछ वेपर कंडेंस हो गया, वो वापस लिक्विड को जाने दो ना, सिर्फ उसको जाने दो आगे वेपर को। वेपर आप किस टाइप के शिप पे काम कर रहे हैं? गैस के टैंकर्स में कभी काम किया है? तो वहाँ पे आपकी डेक्सील के अंदर एक मैट लगाया होता है ऊपर, आपके स्क्रबर टावर से बाहर मिस्टर पैड क्यों लगाया होगा? मोशन कंडेंस कर रहे हो, Yes, sir. कंडेंस करके वापस आ जाए, सेम थिंग वेपर को कंडेंस करें, लिक्विड होता है लिक्विड वापस आ जाए। और बताइए। और जब हम लोग का मेन इंजन बंद होता है तो हम लोग का प्री मोमेंट बाईपास से मतलब कॉन्टिन्यूस फ्यूल घूमता रहता है ना। अगर आप हेवी ऑयल पे ही रुके हो तो तब और डीजल ऑयल में डीजल ऑयल में मेरे को चाहिए नहीं वार्मिंग अप लाइन, जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नीड एनी वार्मिंग अप लाइन। ये फ्यूल पंप वगैरह बंद नहीं करते तो फ्यूल पंप तो अपने आप बंद हो गया, मैं वो उसको मोटर कोई थोड़ा फ्यूल पंप की। ये जो फ्यूल पंप है ये तो इंजन से चल रहा है, ये कैम के साथ चलेगा, मेन इंजन कैम शाफ्ट से कनेक्टेड है, कब उसको पुश करना है? वो ठीक है, ये सिर्फ बूस्टर पंप वगैरह। हाँ बूस्टर पंप। हम एक नॉर्मली क्या होता है कई, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा आपका, आई शो यू दैट लेटर ऑन। कईयों में 2 पंप्स फिट हुए होते हैं, एक ये सेट है एक और सेट होता है, तो एक सेट हम बंद कर देते हैं, एक सेट चल रहा है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है ये 4 बार लिखा है, ये 8 बार लिखा है, कईयों में 2 पंप्स होते हैं। ये आपका 3-वे वाल्व था, देखिए इसके ऊपर आपके एरोज बने हुए हैं, देख रहे हैं स्क्वायर के ऊपर एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो वो डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो, सो यू कैन चेंज ओवर द पंप। अब इस ड्राइंग को आप देखिए जरा, ये कैम है फ्यूल पंप की कैम, इस कैम के ऊपर है रोलर। मैंने आपको यही रोलर दिखाया था जो यूं जाता था, शिफ्ट करते थे हम हेड स्टर्न का। इस रोलर के ऊपर है ये प्लंजर और बैरल, यहाँ से फ्यूल अंदर जाता है, इसके अंदर कंप्रेस होगा, जब ये ऊपर जाएगा कैम के ऊपर आएगा, ये प्लंजर ऊपर जाएगा, इसने फ्यूल को कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे है नॉन रिटर्न वाल्व, इसने कंप्रेस किया, ये नॉन रिटर्न वाल्व से आगे गया, ये फ्यूल इंजेक्टर में चला गया, ये फ्यूल इंजेक्टर की टिप है, ये नोजल्स है, इसको हम सेट करते हैं 250 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्रेस करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, फ्यूल किस कहाँ है, इसी के अंदर है, जब 250 बार आएगा तब ये खुलेगा, जैसे ही प्रेशर कमती हुआ वो बंद हो गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फ्यूल था वो सारा वापस चला जाएगा ये क्लियर हुआ? चलिए इसी को हम अब और देखते हैं। ये देखिए, ये एक चीज थी, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये कैम आ गया, कैम फॉलोअर फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल पंप है इसके आगे। इसको अब देखिए, ये कैम शाफ्ट जा रही थी आपकी, ये मेन इंजन था, ये मेन इंजन की क्रैंक शाफ्ट थी, क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हो गया, 2 स्ट्रोक इंजन है तो सेम आरपीएम का इधर आ गया। ये कैम्स है हर यूनिट की, ये फ्यूल कैम नंबर 1 यूनिट की है। ये जो फ्यूल कैम है, जब ये प्लंजर को, ब्लू वाला फ्यूल पंप है, जब इसको पुश करेगी तो यहाँ पे कंप्रेशन शुरू हो जाएगी फ्यूल की, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट प्रेशर विल स्टार्ट टू राइज। ये प्रेशर गया इधर फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, ये पिस्टन थी, पिस्टन के ऊपर ही हो कंबस्टन कर रहे। समझ आया डायग्राम में? नहीं आया? तो लाइट में पूरा फ्यूल है, पीछे से पुश करता रहेगा उसको, है लाइट में पूरा फ्यूल है, पीछे से पुश करता रहेगा और प्रेशर बढ़ाता रहेगा लाइट में। देखो ये फ्यूल आया है, जब ये कैम आई तो उसने फ्यूल को प्रेस किया, यहाँ फ्यूल इंजेक्टर है जो 250 बार पे ही खुलेगा, तो ये प्रेस करना शुरू कर दिया, प्रेस करना पड़ रहा है, ये 1000 बार बना रहा है, प्रेस बढ़ा रहा है, 250 बार पे ये खुल गया। अब जो 1000 बार था, जब तक 250 तक जब तक आया तब तक कोई फ्यूल जा रहा है अंदर, जैसे 250 से कम आया ये फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। जैसे जो कैम है वो भी उसको प्रेस करे, जो फ्यूल इंजेक्टर के फ्यूल को, ये कैम थी, इसका ये कैम का पाला है, तो ये जितनी देर इसने दबा के रखा है, ऊपर रखा हुआ है, तब तक फ्यूल पंप काम कर रहा था। जैसे ये नीचे आई
ये नीचे आ गया, Periphery बंद हो गया, जैसे feel एकदम प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। पर जब तक गैस उसमें कैसे रहेगी तभी periphery फ्यूल पे- इंजेक्ट होगा। क्लियर हुआ? सो इस पे क्वेश्चन आता है तो आपने ये ड्राइंग दोगे फ्रॉम द डीबी टैंक टू द इंजन, एंड दिस इज द ड्राइंग टू बी गिवन फ्रॉम द इंजन फ्यूल पंप टू द फ्यूल इंजेक्टर। ये वाला हिस्सा दे दो, ये वाला हिस्सा दे दो, ये वाला हिस्सा, कोई एक पीस दे दो, 1, 2 और 3, तीनों में से कोई सा एक डायग्राम। क्लियर हो गया? ये भी देना, वो भी देना, तो बेटा इसमें मैंने बोला ना, तो या तो ये ग्रीन वाला दे दो, या ये ग्रीन वाला दे दो, या ये वाला दे दो, इन तीनों में से कोई सा एक देना। और वो भी देना जो आपने पहले स्लाइड में देखा है। क्लियर हो गया? बेटा 50% मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर ड्राइंग। 50% marks are for the drawing in every question in EK. ये रिटर्न आ रहा है उस स्लाइड में, एक बार देखिए नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट। हाँ अभी सर मैंने पंप कर दिया, जब ये नीचे जाएगा तो ये ड्रेन हो जाता है सारा। ठीक है। अब ये ड्राइंग देखिए आप, इसमें 2 पंप्स लगाए हुए हैं, सप्लाई पंप एंड सर्कुलेटिंग पंप। इसमें क्या हो रहा है, ये एग्जाम के लिए नहीं चाहिए आपको, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। ये सर्विस टैंक था, ये गया सर्विस टैंक से इधर, एक क्विक क्लोजिंग वाल्व था, ये डीजल ऑयल का था, ये हैवी ऑयल का था, ये 3-वे वाल्व दिखा रखा है। ये 3-वे वाल्व गया, फिल्टर्स वगैरह ये इन पंप्स में गया, सप्लाई पंप्स में। सप्लाई पंप से हॉट फिल्टर में गया, उसके बाद बफर टैंक में जा रहा है, ये उसमें रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, ये एयर वेंट का रिलीज है, ये साइड क्लास है कि फ्यूल जा रहा है या वेपर जा रहा है। इसके बाद फिर से सर्कुलेटिंग पंप्स हैं, तो इसमें ये भी सर्कुलेटिंग पंप्स हैं और ये भी बूस्टर पंप्स हैं, सप्लाई पंप्स हैं, 2 सेक्स ऑफ पंप्स हैं। सो ये डिपेंड करता है इंजन पे। आपका ये है फ्लो मीटर, ये फ्लो मीटर, ये मीटर बाईपास है। क्लियर और नॉट क्लियर? इस तरह समझाने के लिए कि 2 पंप्स। अब 2 पंप से तो मैं एक बंद कर दूंगा ना यार, जब फिनिश विद इंजन हो गया, आई क्लोज बंद करो। एक है तो चालू रखता हूँ, अननेसेसरली अगर लीकेज हो रही है तो वेपर लॉक हो जाएगा या एयर लॉक हो जाएगा। प्रेशराइज रख रहा हूँ। हु हैज वर्कड ऑन फ्रामो सिस्टम? फ्रामो सिस्टम में आपका जॉकी पंप 24/7 चलता है ना? क्यों चलता है? क्यों चलता है? वेपर लॉक ना हो।